तो आज का टॉपिक है भोजन। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे पशु पक्षी, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, डैश सभी सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा सभी सजीवों को भोजन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर जीवों को ऊर्जा नहीं मिली तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर जीवों को ऊर्जा नहीं मिली तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सभी जीवों को ऊर्जा भोजन से मिलती है। इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। जीवों को भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों सभी जीवों को भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हमें भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। तो हमें भूख लगने का पता जो चलता है वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। आपको मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा होगा, जो चित्र देख लीजिए आपको, उसमें जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसी से हमें भूख लगने का पता चलता है। तो अब पढ़ते हैं मिड डे मील के बारे में। तो दोस्तों मिड डे मील क्या, आप देख लीजिए, चित्र में देख लीजिए, आप फोटो में देख लीजिए किस तरह की ये योजना है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता था, खास तौर से गरीब बच्चों को। तो सरकार ने या उच्च न्यायालय ने मुफ्त आहार देने की योजना बनाई, जिसे मिड डे मील के रूप में शुरू किया गया। तो भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता, खास तौर से गरीब बच्चों को। इसलिए सरकार ने प्राइमरी, दोस्तों प्राइमरी है 1 से 5वीं तक, और उच्च प्राइमरी है 6 से 8 तक। तो उच्च प्राइमरी स्तर तक मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय लिया। तो दोस्तों इसका पॉइंट है, कुछ पॉइंट देखते हैं पहले इसका। तो सरकार या उच्च न्यायालय ने मुफ्त आहार निर्णय 2001 में लिया। तो सरकार ने मुफ्त आहार निर्णय 2001 में लिया। नेक्स्ट है इसका, सरकार या उच्च न्यायालय ने मुफ्त आहार लागू 2004 में किया। तो योजना जो बनी वो तो बनी 2001 में, और जो लागू हुई 2004 में हुई। तो नेक्स्ट है, सरकार ने प्राइमरी का मतलब है 1 से 5 तक, और उच्च प्राइमरी का मतलब है 6 से 8 तक के सभी बच्चों को मुफ्त आहार देने का निर्णय दिया। पूरे भारत में 2004 को मिड डे मील योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है इसका, 1 से 8 तक के सभी बच्चों को गरम पका हुआ खाना मिलेगा। तो 1 से 8 तक के सभी बच्चों को गरम पका हुआ खाना मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अब इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम हो गया है। तो अब इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, इसका नाम हो गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम हो गया है। तो भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार। तो भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार। तो दोस्तों भोजन के आधार पर जीवों या जंतुओं को इस प्रकार बांटा गया है, जैसे शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु एवं अपघटक के आधार पर बांटा गया है। तो इसका पहला है ये शाकाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु वे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं। तो वे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी आदि। तो दोस्तों आप चित्र में देख लीजिए, आप कौन सा जानवर किस तरह से दिखता है। तो दोस्तों ये घोड़ा जो है ये भी शाकाहारी जंतु है।
ऊंट है, ऊंट भी शाकाहारी जंतु है। भेड़ है, भेड़ भी शाकाहारी जंतु है। और बकरी, बकरी भी शाकाहारी जंतु है। तो ये सभी जो जंतु हैं ये शाकाहारी जंतु है। तो दूसरा है इसका मांसाहारी जंतु। तो मांसाहारी जंतु वे जंतु जो केवल दूसरे जंतु को खाते हैं। तो वे जंतु जो केवल दूसरे जंतु को खाते हैं वह मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी आदि। तो दोस्तों आप चित्र को देख लीजिए, कौन सा जंतु किस तरह का दिखता है या कौन सा जानवर किस तरह का दिखता है। तो दोस्तों शेर जो है, शेर भी जंतु को खाता है। चीता, चीता भी दूसरे जंतु को खाता है। भेड़िया, भेड़िया भी जंतु को खाता है। लोमड़ी, लोमड़ी भी जंतु को खाती है। मतलब ये कहने का अर्थ यह है, शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी ये सिर्फ जो है दूसरे जंतु को ही खाते हैं। तो अगला है सर्वाहारी जंतु। तो सर्वाहारी जंतु वे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। तो वे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं वह सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। तो दोस्तों आप चित्र में देख लीजिए कौन सा जीव किस तरह का दिखता है। तो मनुष्य जो है ये पेड़ पौधों को भी भोजन के रूप में खाता है और दूसरे जंतुओं को मांस के रूप में खाता है। इसी तरह से बिल्ली, तो बिल्ली जो है पेड़ पौधों को भोजन के रूप में खाती है और दूसरे जंतुओं को मांस के रूप में खाती है। इसी तरह कुत्ता जो है पेड़ पौधों को भोजन के रूप में खाता है और दूसरे जंतुओं को मांस के रूप में खाता है। तो अगला है अपघटक। तो दोस्तों अपघटक वे जीव जो मृत पशु एवं जंतुओं को अपघटित करते हैं। तो वे जीव जो मृत पशु एवं जंतुओं को अपघटित करते हैं वह अपघटक कहलाते हैं। जैसे जब कोई जीव मर जाता है तो वह गलने सड़ने लगता है, उसमें से पानी जैसे बुलबुले दिखने लगते हैं। इस तरह से जीव अपघटित होता है। तो नेक्स्ट है जीव के बारे में। तो दोस्तों जीव के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारे जीभ के ऊपर 4 तरह की स्वाद ग्रंथियां होती हैं। तो दोस्तों आपने जीभ पर देखा होगा छोटे छोटे दाने से देखे होंगे, है ना दोस्तों। तो इन ग्रंथियों की संख्या 9000 से अधिक होती है, जिसके द्वारा हमें मीठा, नमका, खट्टा, कड़वे का पता चलता है। तो इस जीभ की ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो जीभ पर 4 तरह की 9000 से अधिक ग्रंथियां होती हैं। तो दोस्तों जीभ पर 4 तरह की 9000 से अधिक ग्रंथियां होती हैं। तो अगला है इसका, जीभ के किस हिस्से से स्वाद का सबसे ज्यादा पता चलता है। तो जीभ के किस हिस्से से स्वाद का ज्यादा पता चलता है। तो दोस्तों जीभ के अगले भाग से। तो आप चित्र में देख लिए जीभ का अगला भाग जो है ये वाला, इसे देखिए आप, जीभ का जो अगला भाग है ये, तो इस जीभ के भाग से स्वाद का सबसे ज्यादा पता चलता है। अब इसके कुछ पॉइंट देख लिया आप। तो जीभ के अगले भाग से मीठे का पता चलता है। तो दोस्तों जीभ के अगले भाग से जो है मीठे का पता चलता है। आप चित्र में देखिए आप जीभ के, जीभ का अगला जो भाग है ये, इस भाग से मीठे का पता चलता है। अगला है जीभ के बीच के किनारे वाले भाग से। तो जीभ के बीच के किनारे वाले भाग से नमके का पता चलता है। तो दोस्तों चित्र में देख लीजिए आप, ये जीभ का ये किनारे वाला जो भाग है ना, ये वाला ये, तो इस भाग से नमकी या नमके का पता चलता हमको। नेक्स्ट है जीभ के
बगल के भाग से खट्टे का पता चलता है। तो जीभ के बगल के जो भाग है ये, तो खट्टे का पता चलता है। इसको चित्र को देखिए, इस वाले को आप, तो आप देखिए इसके जीभ के जो बगल वाला भाग है ये वाला जो भाग, ये वाला भाग जो है, तो इससे क्या पता, खट्टे का पता चलता है। अगला है जीभ के पीछे का भाग से, तो जीभ के पीछे के भाग से कड़वे का पता चलता है। तो दोस्तों आप इसका फोटो देखिए, आप चित्र देखिए इसका, तो जीभ का जो पीछे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है, इससे हमें कड़वे का पता चलता है। तो नेक्स्ट है मानव के दांत। तो दोस्तों मानव के दांत दो प्रकार से जमते हैं, एक होता है स्थायी दांत तथा दूसरा होता है अस्थायी दांत। तो दोस्तों मानव के दांत के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव के दांत दो बार जमते हैं। तो दोस्तों मानव के दांत दो बार जमते हैं। हमने इसको टेबल के रूप में लिखा है, आप इसको एक बार टेबल को देख लीजिए आप। तो इस टेबल में एक किनारे पे लिखा हुआ है अस्थायी दांत, दूसरे किनारे पे लिखा हुआ है स्थायी दांत। तो दोस्तों स्थायी दांत को दूध के दांत भी कहा जाता है। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, और स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। तो अस्थायी दांत कितने वर्ष तक रहते हैं, ये रहते हैं 8 वर्ष तक। स्थायी दांत 8 वर्ष के बाद निकलते हैं। तो स्थायी दांत जो हैं 8 वर्ष के बाद निकलते हैं, और स्थायी दांत कितने वर्ष तक रहते हैं, ये 8 वर्ष तक रहते हैं। तो इसको देख लेते हैं अभी। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग, तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो है एनिमल है। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है एनिमल। आप इसको चित्र को देख लीजिए, आप इस दांत को देख लो, दांत का जो ऊपर वाला ये सिरा है ना, तो इसको जो है एनिमल बोलते हैं। जो ये बना होता है कैल्शियम प्लस फास्फेट, तो कैल्शियम प्लस फास्फेट के द्वारा बना होता है ये, जो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है ये। अगला है मानव के 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो दोस्तों मानव के 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो नेक्स्ट है पक्षियों की चोंच। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पक्षियों की चोंच। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है। तो कौन सी चोंच किस कार्य के लिए होती है, तो इन चोंच के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप इन चोंच के बारे में देख लीजिए, ये किस तरह की चोंच दिखती है। तो पहली चोंच के बारे में पढ़ते हैं इसके। तो चित्र में पहली चोंच को देख लीजिए, ये किस तरह की चोंच दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस तरह की चोंच मांस को चीरने फाड़ने के लिए होती है। तो दोस्तों इस तरह की चोंच जो है मांस को चीरने फाड़ने के लिए होती है। तो नेक्स्ट है, फिर आप जो है इस चोंच के देख लीजिए, चोंच को, ये किस तरह की चोंच है। तो इस तरह की चोंच लकड़ी में छेद करने के लिए होती है। तो दोस्तों इस तरह की चोंच जो है लकड़ी में छेद करने के लिए होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको, अगली चोंच के बारे में। तो दोस्तों इस चित्र में चोंच को देख लीजिए, ये किस तरह की चोंच है। तो इस तरह की चोंच फूलों का रस चूसने के लिए होती है। तो दोस्तों इस तरह की चोंच जो है फूलों का रस चूसने के लिए होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों चित्र में पहले चोंच को देख लीजिए, ये किस तरह की चोंच है, ये किस तरह की चोंच दिख रही है वो। तो इस तरह की चोंच कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर कीड़े निकालने के लिए होती है। तो अगली है, तो दोस्तों चित्र में चोंच को देख लीजिए, इस चोंच का किस तरह का आकार है, वो किस तरह की दिख रही है।
तो इस तरह की चोंच बीज को दबाकर तोड़ने के लिए होती है। तो दोस्तों इस तरह की चोंच बीज को दबाकर तोड़ने के लिए होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो चित्र में इस तरह की चोंच देख लिए, ये किस तरह की चोंच है, इसकी बनावट कैसी है इस चोंच की। तो इस तरह की चोंच काटने के लिए होती है। तो दोस्तों इस तरह की चोंच जो है काटने के लिए होती है। तो दोस्तों ये पक्षियों की चोंच के बारे में अभी मैंने आपको बताया है कि कौन सी चोंच किस कार्य के लिए होती है। तो अब देखते हैं कौन सा जीव कितने समय सोता है। तो कौन सा जीव कितने समय सोता है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अलग अलग जीव जंतु भिन्न भिन्न घंटे सोते हैं। कौन सा जीव कितने घंटे सोता है, तो इन जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं हम। तो हमने इसकी एक टेबल बनाई है, आप देख लीजिए इसको, चित्र में देख लीजिए इसको किस तरह से हमने टेबल बनाई है। तो एक साइड में हमने लिखा है जीव और दूसरी साइड में लिखा हमने समय। तो जो जीव है, जीव के नीचे जीव जंतु है, और समय जहां लिखा हुआ है उसके अंदर कौन सा जीव कितने घंटे सो रहा है उसके नीचे इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका पहला है जिराफ। तो जिराफ सोता है 2 घंटे। तो दोस्तों जिराफ जो है 2 घंटे सोता है। नेक्स्ट है हाथी। तो हाथी जो है 2 से 4 घंटे सोता है। तो दोस्तों हाथी जो है 2 से 4 घंटे सोता है। अगला है गाय। तो दोस्तों गाय जो है 4 घंटे सोती है। तो दोस्तों गाय जो है 4 घंटे सोती है। अगला है शेर। तो दोस्तों शेर जो है 8 घंटे सोता है। तो दोस्तों शेर कितने घंटे सो रहा है, शेर सो रहा है 8 घंटे। अगला है बिल्ली। तो दोस्तों बिल्ली सो रही है 12 घंटे। तो दोस्तों बिल्ली कितने घंटे सो रही है, 12 घंटे। अगला है अजगर या सांप। तो दोस्तों अजगर सांप कितने घंटे सो रहा है, 18 घंटे। तो अजगर कितने घंटे सो रहा है दोस्तों, 18 घंटे। अब इसको देख लीजिए, फिर दोबारा से देख लिया। जिराफ सो रहा है 2 घंटे, हाथी सो रहा है 2 से 4 घंटे, गाय सो रही है 4 घंटे, शेर सो रहा है 8 घंटे, बिल्ली सो रही है 12 घंटे, अजगर या सांप सो रहा है 18 घंटे। तो अगला है कौन सा जीव या जंतु या जानवर किसके लिए मारा जाता है। तो कौन सा जीव या जानवर किसके लिए मारा जाता है, देखते हैं इसको। तो दोस्तों अलग अलग जीव जंतु किसी ना किसी कारण के द्वारा मारे जाते हैं। तो कौन सा जीव जंतु किस कारण के लिए मारा जाता है, तो इन जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप टेबल देख लीजिए, हमने टेबल बनाई है। तो एक साइड में लिखा हुआ है जीव और दूसरी साइड में लिखा हुआ है जीव किसके कारण मारा जाता है। तो जहां जीव लिखा हुआ है वहां पे जानवरों के नाम लिख दिए हमने, और जहां जिस जीव किस कारण मारा जाता है तो उसके नीचे जो है कौन सा जीव किस कारण मारा जाता है उसके नीचे लिख दिया हमने। तो पहला है इसका हाथी। तो हाथी जो है दांतों के लिए मारा जाता है। तो दोस्तों हाथी जो है दांतों के लिए मारा जाता है। अगला है गैंडा। तो गैंडा जो है सींग के लिए मारा जाता है। तो दोस्तों गैंडा जो है सींग के लिए मारा जाता है। अगला है बाघ या शेर या मगरमच्छ या सांप। तो बाघ, शेर, मगरमच्छ, सांप, तो यह खाल के लिए मारे जाते हैं। तो दोस्तों बाघ, शेर, मगरमच्छ, सांप जो है खाल के लिए मारे जाते हैं। अगला है हिरण या कस्तूरी। हिरण या कस्तूरी जो खुशबू के लिए मारे जाते हैं। तो दोस्तों हिरण, कस्तूरी खुशबू के लिए मारे जाते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए, हाथी जो है दांतों के लिए मारा जाता है, गैंडा जो सींग के लिए मारा जाता है, बाघ, शेर, मगरमच्छ, सांप जो है खाल के लिए मारे जाते हैं, और हिरण, कस्तूरी जो है खुशबू के लिए मारी जाती है। तो दोस्तों अगला है जीव जंतु के दांत या जानवरों के दांत। तो दोस्तों अलग अलग जीव जंतुओं के दांत अलग अलग होते हैं। जैसे काटने
कुतरने, चबाने, फाड़ने आदि। तो इन जीव जंतुओं के दांत, तो दोस्तों इन जीव जंतुओं के दांतों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमने इस तरह से टेबल सजाई है, ये एक साइड में लिख दिया जीव जंतु और दूसरी साइड में लिख दिया हमने दांत। तो इसका पहला है गाय। तो दोस्तों गाय के दांत आगे के छोटे होते हैं। तो दोस्तों गाय के दांत जो है आगे के छोटे होते हैं, जिससे आसानी से घास भूसा सरका सके। और पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं। तो दोस्तों पीछे के दांत जो होते हैं बड़े और चौड़े होते हैं, जिससे वह आसानी से चबा सके। तो दोस्तों गाय के अगले दांत तो छोटे होते हैं और जो पीछे के दांत होते हैं बड़े और चौड़े होते हैं, जिससे आसानी से चबा सके। तो अगला है कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ। तो कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, तो इसके दांत नुकीले होते हैं। तो दोस्तों इनके जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं, जिससे वे मांस को फाड़ और काट सकें। तो कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, तो इसके दांत नुकीले होते हैं, जिससे वे मांस को फाड़ और काट सकें। अगला है गिलहरी। इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों गिलहरी के जो दांत हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ दांतों के द्वारा कुतरती रहती है। तो दोस्तों गिलहरी जो है अपने दांतों के द्वारा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि दांत ना बढ़े। अगला है सांप। तो सांप के दो जहरीले दांत होते हैं। तो दोस्तों सांप के दो खोखले दांत होते हैं या जहरीले दांत होते हैं, जिसे विषदंत कहते हैं। यह शिकार को पूरा निगल जाता है। तो दोस्तों जो सांप के खोखले दो जहरीले दांत होते हैं, जिसको विषदंत कहा जाता है, यह मांस को चबाता नहीं दोस्तों, निगल जाता है। अगला है मनुष्य। तो मनुष्य अपने दांतों से काटता है, फाड़ता है, पीसता है और चबाता है। तो दोस्तों मनुष्य के दांत जो होते हैं, मनुष्य के दांत चबाता भी है, काटता भी है, पीसता भी है और चबाता भी है। तो नेक्स्ट है पक्षी की चोंच। दोस्तों पक्षी की चोंच के बारे में पढ़ते हैं हम। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है। तो कौन से पक्षी की चोंच किस कार्य के लिए होती है, तो इन पक्षियों की चोंच के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने एक टेबल सजाई है, बनाई है, आप इस टेबल को देख लीजिए आप। तो एक साइड में जो लिखा हुआ है पक्षी लिखा हुआ है और दूसरी साइड में लिखा हुआ है चोंच का कार्य। तो इसको क्रम से पढ़ते हैं। तो पहला है चील। तो चील के बारे में पढ़ते हैं। तो चील की चोंच के बारे में पढ़ते हैं। तो चील की चोंच ऐसी होती है जिससे वह शिकार को फाड़ सके। तो दोस्तों चील की चोंच ऐसी होती है जिससे वह शिकार को फाड़ सके। अगला है कबूतर। दोस्तों कबूतर की चोंच के बारे में पढ़ते हैं। तो कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वह दाने को पीस सके। तो कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे दाने को पीस सके। अगला है कौवे। तो कौवे की चोंच ऐसी होती है जिससे वह सभी तरह के भोजन खा सके। तो कौवे की चोंच ऐसी होती है जिससे सभी प्रकार के भोजन खा सके। अगला है बगुला। तो बगुले की चोंच ऐसी होती है जिससे वह जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े फल आदि को खा सके। तो बगुले की चोंच ऐसी होती है जिससे वह जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े फल आदि को खा सके। तो दोस्तों ये हमने पक्षियों की चोंच के बारे में पढ़ाया है अभी, ये कि कौन सी चोंच किस कार्य काम आती है। तो नेक्स्ट है जीव जंतु के लाभ या जंतुओं के लाभ। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के जीव जंतु किसी न किसी लाभ के लिए पाले जाते हैं। तो कौन सा जीव जंतु किस लाभ के लिए पाला जाता है, तो इन जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने एक टेबल बनाई है, तो आप इस टेबल को देख लीजिए। तो एक साइड में लिखा हुआ है जीव जंतु और दूसरी साइड में लिखा हुआ है लाभ। तो पहला है इसका मधुमक्खी। तो मधुमक्खी किस लाभ के लिए पाली जाती है? ये पाली जाती है शहद एवं योग्य। तो मधुमक्खी
सेहत के लिए पाली जाती हैं। नेक्स्ट है इसका रेशम का कीट। तो रेशम का कीट किस लाभ के लिए पाला जाता है? ये पाला जाता है रेशम के लिए। नेक्स्ट है लाख का कीट। तो लाख का कीट किस लाभ के लिए पाला जाता है? तो यह पाला जाता है लाख के लिए। तो लाख का कीट जो है लाख के लिए पाला जाता है। अगला है कच्चर घोड़े या बैल या ऊंट। तो कच्चर घोड़े, बैल, ऊंट ये किस लाभ के लिए पाले जाते हैं? तो यह पाले जाते हैं यातायात एवं भार के लिए। नेक्स्ट है गाय भैंस। तो किस लाभ के लिए पाली जाती हैं ये? तो यह पाली जाती हैं दूध के लिए। तो दोस्तों मधुमक्खी का लाभ है शहद एवं योग्य। रेशम का कीट जो है रेशम का लाभ के लिए। लाख का कीड़ा जो है लाख के लाभ के लिए। कच्चर घोड़े, बैल, ऊंट जो यातायात एवं भार के लिए, लाभ के लिए। गाय भैंस जो है दूध के लाभ के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए मुझे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।